मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा एक है हम सभी एक ही राष्ट्र है हमारा सब लोग मेरे साथ गाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। थैंक यू सो मच। भैया जी कहिन का इस हफ्ते की शुरुआत करता हूं। सैटरडे तक मुलाकात होगी आपसे। बीच में एक दिन नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इस हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, बराबर आते रहेंगे। बातचीत के लिए बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं। मुझे मालूम है कि ये जो हफ्ता होता है, इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ज्यादा आते हैं। मुझे मालूम है क्यों आते हैं और अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि बाकी चीजों से तो अच्छी मोहब्बत है, बहुत सारी चीजों से तो प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा। और मैं तो मानता हूं सर्वोपरि चीज है जो ऊपर वाले की देन है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज गार्ड साहब जल्दी, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। कहां से आना हुआ आपका? मैं यूपी संभल से आया हूं सर। संभल से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। अरशद भाई, तो अरशद भाई क्या काम करते हैं आप? सर मेरा रेडीमेड का काम है। रेडीमेड का काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? काम धंधा सर बहुत ही बेकार चल रहा है। बहुत ही बेकार चल रहा है। अरशद भाई का कहना है कि उनका काम धंधा बहुत ही खराब चल रहा है। पुलवामा शहीदों को नमन, शत शत नमन। कल 14 तारीख है जी, मुझे मालूम है। आपका भी मैं सैल्यूट करता हूं। और आप आते हैं जहां सेंट्रल फोर्सेस से आते हैं, रिटायर्ड आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो ये आज यहाँ पुलवामा में शहीदों को यहाँ पे लेके उनको याद करने का जो एक प्रयोजन किया, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, कल के दिन यानी 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के 40 जवानों ने शहादत दी थी। हम चाहेंगे युवाओं को कि एक फूल उन शहीदों के लिए कम से कम जंतर मंतर। कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, कहीं जब ये शोर छूट जाए उस शोर को फिर से पकड़ के कुछ बोला जाए, बहुत मुश्किल होता है। बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, आपकी भावनाओं को सैल्यूट करता हूं, उन शहीदों को सैल्यूट करता हूं जो शहीद हुए और जिनके वजह से हम इत्मीनान के साथ तमाम सारे डे मनाते हैं, जिसमें वैलेंटाइन डे भी शामिल है। इनकी वजह से हम उसको बहुत आराम से मनाते हैं, बहुत तसल्ली के साथ। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और कल जब मैं शो करूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप अगर यहाँ दिल्ली में हो तो जरूर आएं, क्योंकि शो में अक्सर आप आते हैं। आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत। आपके बगल में 14 फरवरी को जंतर मंतर पे शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे, तो बहुत अच्छा किया आपने, मेरे शो में भी आप आए। ये शो तो आप ही का है। कहाँ से आना हुआ सर आपका बाबूजी? गाजियाबाद से। फैजाबाद से जी, क्या काम? गाजियाबाद से। अच्छा, मैं तो सोचा बहुत दूर से आए हैं, गाजियाबाद तो बहुत दूर हो गया। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। क्या काम करते हैं? सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बस ठीक है सब। यही सबसे अच्छी चीज है, जब कुछ कहना ना पड़े इत्मीनान के साथ। जी नमस्ते।
कैसी हैं आप? कहाँ से आना हुआ? बिहार से। तो मधुबनी जिला। मधुबनी पेंटिंग भी याद आ गई मुझे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते, मैं आता हूं, आप लोगों के पास बातचीत करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अभी तक पहुंचे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विशाल मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैंने आते ही सबसे पहले पूछा कहां से आप आए हैं, तो प्रयागराज से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद? अच्छा, आप इतना कमेंट करते हैं और कोई कमेंट कर सकता है? ओ तो कमेंट तो क्या करते हैं, कमेंट तो ये कि जो बात अच्छी लगती है कभी कभी वो मैं कह देता हूं, बाकी तो ऊपर वाला जाने। और आजकल तो ऊपर वाले को लेकर बड़ी जरे है और बड़ी बातचीत छिड़ी हुई है। ये ऊपर वाला मसला नहीं समझ में आ रहा, नीचे वाला तो हम लोग सुलटा लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले से मामला समझ में नहीं आ रहा। कहां से आना हुआ आप दोनों को? जिला मेरठ। जिला मेरठ में। आपका नाम? मोहम्मद तस्लीम। मोहम्मद तस्लीम साहब। और आपका? मुस्कान। मुस्कान। मुझे देख के आप दोनों को बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे। हाँ जी, ये दोनों बच्चे हैं, क्या नाम है? बहुत अच्छी बात है, थोड़ा दूर खड़े हैं मम्मी पापा से, और पूरा 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 हाँ जी, मजे का टाइम है, बच्चे खिला। हाँ नहीं ठीक है, बच्चे तो हम ही लोग भैया जी खिला लेंगे, आपके बच्चे भैया जी खिला लेंगे। वो बच्चे मामा खिला रहे हैं, बच्चे मामा खिला। मामा भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मामा भी आए हैं और अम्मी भी हैं और अब्बा भी हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा कि ऊपर वाला मसला नहीं समझ में आ रहा। लोगों ने कहा कि मैं जी मैं आया साहब आ रहा हूं। महमूद मदनी साहब ने बोला कि इस्लाम जो है भारत में सबसे पुराना दीन है या धर्म है। अब इस बात पे लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि सबसे पुराना धर्म है। उन्होंने कहा ये भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों की मातृभूमि भी है तो ठीक है। लोगों ने कहा कि पहली मातृभूमि तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की पहली मातृभूमि हिंदुस्तान है, ऐसा कहना चाहते हैं वो? नहीं, देखिए, हाँ, ये देश संविधान से चलता है। बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं। और इसी संविधान ने मुझे अपनी आस्था को प्रकट करने, उस पर अमल करने और प्रचार प्रसार करने की इजाजत दी है। बिल्कुल इजाजत दी है, ये तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। चाचा आप बैठ जाइए आके, उतने दूर में ना खड़े हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ना जाइएगा, जाएंगे क्यों, थोड़ी देर बैठिए। अरे जवान आदमी 40 साल के आप हैं, उनको बैठने दीजिए, यहाँ पे बैठने दीजिए। आइए चाचा आप बैठिए आगे, हाँ बैठिए, उठ नहीं रहे हैं आप, वो उनको झुका रहे हैं। रस्सी तो क्यों बैठ गए इधर आके, उनको बैठा लिया पहले। हाँ जी बोलिए। महमूद मदनी साहब ने जो कहा है वो इसलिए कहा है कि कुरान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो कई जगह है। हाँ। और हजरत आदम को हम अपनी आस्था के मुताबिक सबसे पहला इंसान मानते हैं। ये मेरी आस्था है। जी बिल्कुल ठीक है, सबसे पहला इंसान। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, सबसे पहले मैसेंजर, ये हमारी आस्था है। हाँ। जब हमारी आस्था के मुताबिक वो सबसे पहले इंसान है और वो श्रीलंका में उतारे गए या पैदा हुए, जो भी आप समझिए। श्रीलंका हिंदुस्तान का, भारत का हिस्सा था। अखंड भारत जिसको कहते हैं, अखंड भारत कहते हैं ना। और अखंड भारत श्रीलंका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक था। तो श्रीलंका में जब उनको उतारा गया तो वो भारत में उतरे। अब भारत में उतरे तो सबसे पहला मुसलमान भारत में उतरा। अच्छा, हाँ, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से हूँ। अच्छा, सब होशो हवास में तो है ना? नहीं, वो में नहीं लग रहे हैं। और देखिए साहब, होशो हवास में होंगे नहीं तो मैं धर्म पे बोलने नहीं दूंगा आपको। धर्म पे बोलने के लिए होशो हवास पे चले, जरूरी है। अब सवाल ये हुआ कि इन्होंने कहा कि पहले जो आदम आपके इस्लाम के मुताबिक जो हुए वो श्रीलंका में आए, उतारे गए। तो जब श्रीलंका में उतारे गए तो अखंड भारत का जो हिस्सा है वो श्रीलंका भी है। लिहाजा मेरी मातृभूमि इस्लाम की
जो मातृभूमि पहली है वो हिंदुस्तान है। अब इतिहास में लोगों ने कहा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है पहली बार सिंध में, 712 एडी, 712 एडी यानी लगभग 1300, 1400, 1500, 1400 पहले 712 में अटैक होता तो इस्लाम का इंट्रोडक्शन होता है हिंदुस्तान में। अब यहाँ पे नहीं, ये नहीं मानते आप? हाँ तो हम बिल्कुल समझाइए, मैं आज समझने आया हूँ, बोलने नहीं आया हूँ। व्यूअर्स को समझना चाहिए। हाँ देखिए, हजरत आदम जो पहले प्रोफिट थे, उनके बाद में करीब 1,25,000 24,000 पैगंबर हमारे आए, हमारे आस्था के मुताबिक। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और वो अरब में आए। ये भारत में आए, वो अरब में आए। अब इस बीच में नबियों को जगह जगह, तो ये बताइए कि मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लॉ मुझे मालूम नहीं है और मैथोलॉजी मालूम नहीं है। तो मैं अगर अपने को मान लूं तो 2000 से तो मैं होशो आवास, या 95 से तो होशो आवास में ये पहली मर्तबा कहा जा रहा है। ये बात इसे पहले क्यों नहीं कहा गया? असल में क्या है, असल में क्या, एक चीज और समझ लीजिए, बहुत शोर मचाया जा रहा है इस बात को लेकर कि साहब मोहन भागवत कहते हैं खड़े होकर, इस देश में हर रहने वाला हर आदमी हिंदू है। हाँ, ये आई काट। राजनीति में क्या ना हो जाए थोड़ा है, जो ना हो जाए थोड़ा। बोले कि हमने कही, पहले मैंने सवाल तो सही पूछा था कि अब सीताराम सीताराम सीताराम, तो मैंने पूछा ये बात कैसे आई? बोले कि मोहन भागवत जी ने कहा कि इस देश में जो रहते हैं वो सब हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है, पूजा पद्धति अलग है, विश्वास लोगों के जो है अलग हैं, लेकिन डीएनए सबका एक है। तो काट वहां से आई। मैं ऑफकोर्स आया, एक चीज और रह गई, फिर मैं आता हूं, डिबेट ओपन है जी। इस्लाम को लोग ये कहते हैं हर जगह कि साहब 1400 साल पुराना है। हाँ जी, ये भी उन्हीं लोगों की तरफ से कहा जाता है जी कि साहब इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पुराना है, जबकि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी, मैसेंजर ऑफ गॉड थे, हमारे आस्था के मुताबिक मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो उन्होंने अल्लाह को पूजा की है, वो मुसलमान थे। मोहम्मद साहब से पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। 1,24,000 पैगंबरों का बीच में आना, हजरत मोहम्मद साहब तो सबसे आखिर में आए। जी जनाब, अब मैं शुरू करता हूं जी। विशाल जी, भारत हिंदू राष्ट्र है, इस सच्चाई को हिंदू ज्यादा रहते हैं। सुन लीजिए, हाँ। ये तकलीफ सुन लीजिए, तकलीफ नजर आ गई। मैंने कह दिया, मैं हिंदू ज्यादा रहते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू ज्यादा रहते हैं। जानते हैं हाँ। इस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकारा जाता? क्योंकि इसको एक संकुचित मानसिकता में रखकर इसकी व्याख्या की जाती है। ऐतिहासिक सत्य, तर्कपूर्ण सत्य, अनुभव आधारित सत्य, जो समस्त मत, पंथ, संप्रदाय सबको एक साथ लेकर चलने वाला अगर कोई एकमात्र दुनिया का विचार है तो वो हिंदुत्व का विचार है। हम भूल जाते हैं कि उत्तरम यद समुद्र से हिमाद से दक्षिणम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम च प्रचक्षते। ये बात आज तो नहीं लिखी गई है। तो ये जानते हैं, ये संकुचित मानसिकता को रखकर भ्रम पैदा किया जाता है। हिंदू आते ही जैसे लगता है कि अरे क्या बोल, अरे भैया हम इस भारत माता के संतान हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम सबको साथ। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो भैया जी, आप किसी को भी धर्म, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले हो, विविधता तो प्रकृति का श्रृंगार है। इस विविधता को लेकर एक साथ लेकर चलने वाला विश्व को अगर कोई एकमात्र वसुधैव कुटुंबकम का विचार देने वाला विचार है तो हिंदुत्व का विचार है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए, जितने भी व्यूअर यहाँ खड़े हैं, मैंने ये तो नहीं कहा। अरे रुको जय श्री राम, मजेदार बात बताएं, बड़ी रुको जय श्री राम, बड़ी मजेदार बात। ये मजेदार बात तो है, इसलिए कह रहा हूं, मजेदार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत माफी के साथ। सीताराम कह लो, जो भी कह लो,
कि ये बात निकली कहां से? निकली वहां से जहां सारे लोग इस बात पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हैं, और वहां पे पैदा हो गया इत्तेफाक। वहां पैदा हो गया, बात ये हो रही थी कि सब एक हैं, और वहीं पे मामला हुआ कि मंच छोड़ के जैन मुनि चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, आप गलत कर रहे हैं। ओम और अल्लाह कैसे मिला दिया आपने, वो कैसे हो सकता है? लेट हिम कंप्लीट, देन आई विल कम यू। जी, तो मैंने आपसे कहा ना, अभी आपने कहा ना कि सबको सभी एक हैं। अरे तो हिंदुत्व यही तो है, सबको लेकर एक साथ चलने वाला। फिर बताइए आप, मुझे है विभेद, लेकिन ना उसको जानबूझकर एक संकुचित मानसिकता के मद्देनजर व्याख्या करके नैरेटिव सेट की जाती है। अरे हमारा सनातन सत्य, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी पहचान है हिंदुत्व। इससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं भैया जी? और सुनिए एक बात और, इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। बैठिए दया जी, आ रहा हूं जी। नहीं, देखिए बात विशाल साहब ये कह रहे थे, मुझे तो लगता है मेरा संविधान सबको साथ में लेकर के चलने की बात करता है, और उसी संविधान के अंदर देश जो है वो सेकुलर मुल्क है, और उस सेकुलरिज्म की बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो विशाल साहब आप कह रहे हैं देश हिंदू राष्ट्र है और संविधान कहता है देश जो है वो सेकुलर है, तो इस चीज में अगर विरोधाभास है तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं या विशाल मिश्रा जी गलत कह रहे हैं? दोनों में से एक आदमी तो गलत कह रहा है। देखिए, अब यहीं पे मैं अपने जब्बार मित्र भाई बंधु को व्याख्या दे दूं। अभी मैंने क्या कहा, इसकी व्याख्या करके ही भैया जी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। सुन लीजिए, संकुचित मानसिकता। अभी इन्होंने कहा ना कि संविधान हमारा सबको लेकर एक है, सेकुलर। हमने कब तक कहा? सुनिए, पंथ बात, सेकुलर का मतलब सुन लीजिए, सेकुलर का जो शब्द है उसको बोलिए, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तब यही तो अभी मैंने कहा, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, आपका विश्वास कुछ भी हो, हमारा विश्वास कुछ भी हो, हम सबको साथ लेकर समेट कर एक लेकर चलने का विचार ही तो। मुश्किल ये है कि मैं ऑफकोर्स बिल्कुल बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मुश्किल ये है कि सब कह रहे हैं कि हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन चलना कोई नहीं चाह रहा। दिक्कत यही, गोटी यही फंसी हुई है ना जी? सभ्यता भी हमें यही सिखाती है कि हम लोग सब एक है। अब ये थोड़ी ना कि हम मोमडन हैं तो ये हमारे भाई नहीं है या ये हमारी बहन नहीं है, सब एक साथ हैं, लेकिन कोई भी एकजुट होके नहीं चलना चाहता। सब अलग अलग क्यों हैं? क्यों एक साथ नहीं रहना चाहते? सब क्यों साथ? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है ये। हाँ जी। इनके पॉकेट में देखो क्या है, आप लोग देखो, ये देखो क्या है, देखो क्या है ये। अरे गीता है ये तो। गीता है ये। बताओ तो, अब मान लो हम मोमडन है तो हमारे जेब में ये क्यों है? क्यों है? पूछे कोई हमसे। बता, क्यों गीता क्यों है? पहले मैं जानना चाहता हूँ गीता क्यों है आपके? हम लोग सभ्यता को मानते हैं, ये नहीं है कि ये हिंदू हैं तो इनकी गीता हमें क्यों पढ़नी है, हमें तो अपना कुरान पढ़ना है। अरे हम तो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, गीता भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है, अच्छे से देश को चलाना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, आपका नाम क्या है? मधुलिका। मधुलिका जी, मैं कभी कभी सोचता हूँ, आपका नाम क्या है? मुस्कान। कभी कभी मैं सोचता हूँ मधुलिका जी कि पूरी दुनिया में हो ना हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सारे के सारे लोग महिलाएं हो जाएं। आपको हंसी आ रही होगी, हंसिए। महिलाओं हो, सारी महिलाएं हो जाएं। महिलाएं हो जाने से मतलब घबराइए नहीं, आपकी संतानें बढ़ेंगी, आप पुरुष ही रहेंगे, लेकिन महिलाओं जैसा दिल बना लीजिए, बस इतना कर लीजिए। आप परेशान मत होइएगा, आपकी संतानें बढ़ेंगी। वैलेंटाइन डे है मुझे मालूम है, लेकिन महिलाओं जैसा दिल अगर हो जाए, पा लेना मन, सिर्फ महिलाओं जैसा, अम्मी जैसा दिल हो जाए, यकीन मानिए हुजूर आली। मुसलमान की जेब से भगवत गीता निकलती है, और यकीन मानिए इनको पता भी नहीं होगा कि शो में क्या होगा। रुकिए मैं आ रहा हूं, हुजूर आली आ रहा हूं, उतावलापन अच्छा नहीं होता, खड़े रहिए जी। लीजिए जनाबे आली, अरे मैं उन्हीं के हाथ में दूंगा। जनाबे आली लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आया जी, मैं आ रहा, जरूर जोड़िएगा दया जी, आज जरूर जोड़िएगा जी। ले लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बोलिए सर। अभी जो बात चल रही है दोनों तरफ, आप देख, भाई देखिए बहस में आइए। पहला लाइन आपने बोला कि राजनीति क्या न करा दे। सर एक चीज बताइए, एक गुलाब है, भारत जो है, अगर इसको गुलाब माना जाए
तो उसकी पंखुड़ी में कौन नया है, कौन पुराना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये कैसे आप तय करोगे? इसको तय करने का हाँ जी, है? इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? गुलाब मुसलमान है कि कमल हिंदू है? मानते हैं? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार सत्येंद्र जी। इतना सड़ा दिमाग मैंने आज तक देखा नहीं, इतना सड़ा हुआ दिमाग नहीं देखा मैंने। इतना सड़ जाएंगे, इतना गिर जाएंगे कि गुलाब। हाँ जी जी। इसके कलर बढ़ गए। इतना गिर जाएंगे, यहां तक चले जाएंगे कि गुलाब को गुलाब नहीं कहेंगे, कमल को कमल नहीं कहेंगे। गजब है हम भी भाई, आपके ऊपर वाला आपको बहुत सद्बुद्धि दे। ये माहौल हो गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माहौल हो गया है, ये माहौल बोल रहा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी गलती नहीं है इसमें, ये बात सच है, ये बात सच है। हाँ जी, ये माहौल बना दिया। एक कहता ये माहौल हो गया है, एक कहता ये माहौल बना दिया गया है। दोनों हैं, पॉलिटिशियन ने बनाया जी। अब अपनी भी बुद्धि है, ऑफकोर्स बुद्धि है। आया शैलेंद्र जी। हाँ जी, सवाल ये है सर, और ये हक कौन दिया आपको? मैं पैनल में खड़े सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये धर्म के विषय में तय करने का हक आपको किसने दिया है? किसने बोला आपको ये धर्म का हक जो है ये तय करने का? एक चीज बताइए, सिर्फ एक लाइन पूछ लीजिए इन सबसे कि मुसलमान कब आया, हिंदू कब आया, इसको गौर कीजिए। ये पूछ लीजिए ना, इंसानियत कब आया है, उसका व्याख्या तो करके एक बार। और इसकी भी मिसाल ले लीजिए। सारे धर्म है, उसमें सब में इंसानियत की ही बात है। पहला सेंटेंस ही इंसानियत पे है। अब बड़ा मुश्किल है, तय कौन, मैं आ गया, तय कौन करे? शैलेंद्र जी। जी प्रतीक जी, आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मुझे रीजनेबल टाइम दीजिएगा। बिल्कुल रीजनेबल टाइम, क्योंकि आप एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा लगेगा। मैं देखिए, ऐसा इतिहास के सांचे से अगर आप चीजें देखने का प्रयास करेंगे तो आप जो है कहीं ना कहीं आपके सामने संकट खड़ा होगा। इतिहास हर चीज जो है साक्षी नहीं हो सकती आपकी आंखों के सामने। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, आज मैं थोड़ा अपने को एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, साहित्य भी पढ़ा है, इतिहास भी पढ़ा है। इन सब के ऊपर अगर एक ही सिद्धांत जो काम करता है, सब लोग बड़ा गौर फरमाइएगा, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मैथमेटिक्स में आता है। मैं इसको सिद्ध करता हूँ। सब ये मानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म ह्यूमैनिटी है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस सिद्धांत को मानने के लिए जो पंथ हैं वो कितना सच्चे उसमें जो है बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, अंगदान, रक्तदान, कितने लोग जो है बढ़ के आगे जो है उसमें सहभागिता करते हैं, जरा बताएं। कहते तो हैं हम ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा है, हम सब इसको मानने को तैयार हैं। आपकी परीक्षा है ना, आपकी कसौटी है, आप सरकारों को दोष देते रहते हैं। अरे भैया, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये प्रत्येक मानव की है। कि मैं पूछना चाहता हूं सब धर्मों के लोगों से, अब अगर आप वास्तव में जितने भी जो ये प्रचार की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, आप उनमें ये संदेश क्यों नहीं देते लोगों को, अपने जो है उनको, कि आप रक्तदान और अंगदान जो है कितने करते हैं, और जरा उसका डाटा पब्लिक कर दो। अगर आप साक्षी अगर हो तो। जी आया जरूर, मौलाना से लेंगे जी। देखिए, धर्म की तमाम व्याख्याएं हुई और कोई कह रहा मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म, जिसमें सबसे ज्यादा मानवता हो वही धर्म बड़ा है। जहां मानवता का काम हो वो धर्म श्रेष्ठ है, वो लोग श्रेष्ठ हैं जी। मैं आपके नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इस्लाम जो बहस दूर पहुंच गई। उन्होंने कहा इस्लाम जो है की मातृभूमि यही है, पहली मातृभूमि हिंदुस्तान। देखिए, मातृभूमि है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किस रूप में पूजा कर रहे हैं। ना इधर उधर की बात ना करिए, इतिहास फैक्ट में बात करिए। किस रूप से पूजा कर रहे हैं, कोई साकार रूप में कर रहा, कोई निराकार रूप में। ये कह दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सवाल कठिन है तो छोड़ सकते हैं। हाँ, आगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, तुलसीदास जी ने भी कहा, अगुण और सगुण में कोई भेद, आगुनई सगुनई नहीं कछु। नहीं। मौलाना आप जो भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि इस्लाम जो है नवीनतम रिलीजन में से एक है। मोहम्मद बिन कासिम आता है हिंदुस्तान में 712 का, वो अटैक करता है। नहीं, मौलाना विल गेट ए फुल चांस। नो, मौलाना विल गेट ए फुल चांस।
आप इधर उधर घुमाते रहो। लोगों को जिनको मालूम है कि जिनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ मोहम्मद बिन कासिम का अटैक कब होता है, तो मुझे मालूम है। तो आपको पता है तो फिर जनता क्यों घुमाते हैं आप? दूसरे रूम में कह रहा ना। अच्छा, दूसरे रूम में क्यों कह रहे हैं? हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से श्रेष्ठ है, मैं ये कह रहा हूँ कि पुरातन श्रेष्ठ की बात नहीं हो रही है, पुरातन धर्म की बात, श्रेष्ठ की बात ही नहीं है। सारे धर्म बिल्कुल श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम है। यही तो हुआ कि सबसे पुराना कौन? हम सबसे पुराना है, हम सबसे। अच्छा, सबसे पुराने से क्या होगा? सनातन। देखिए, मौलाना देखिए, हमने अपनी आस्था बयान की है। हमने ये तो नहीं कहा कि हम जो है अपने पंथ को जो है सबसे बड़ा समझ के इनके पंथ को गलत समझ रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा आपने। हमने तो नहीं कहा। नहीं कहा। अब ये बात कहाँ से आगे कि साहब हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हम सब। नहीं, ये बिल्कुल ये गलत ट्रैक पे चले गए। नहीं, ये भी जो पहले। लेकिन आपने ये जो कहा कि नहीं वो हमारा ही हिंदुस्तान। अगर मैंने भारत को इस्लाम की मातृभूमि कह दिया, ये अच्छी बात है गलत है? बताओ आप मुझे। नहीं तो फैक्ट तो बताएंगे ना। है ना, कुरान कहता है इस बात को। अच्छा, मेरा कुरान, मेरी आस्था कहती है इस बात को। अगर मौलाना अगर हमने ना पूछा तो गुनाह हो जाएगा। रामचंद्र जी उसी जगह पैदा हुए थे जहां पे मंदिर बन रहा है। ये मेरी आस्था है। अरे तो इतने साल लटकाए क्यों रहे? दे देते। इतनी जोर भगाऊंगा यहां से, चुपचाप खड़े रहना। सवाल तो यही था। सवाल ये था कि हिस्ट्री से छेड़छाड़ होगी तो मुश्किल पैदा होगी। यही लोग तो देश को ना मुश्किल होगी देश के साथ। मैं देखे बात सुनी, मैं बहस होगी। सर हाँ। मैंने ये तो नहीं कहा कि राम जी कहाँ पैदा हुआ कहाँ नहीं हुए। ये नहीं कहा हमने। नहीं कहा ना, ये तो मैंने बोला। ये मेरी आस्था ये है कि सबसे पहला इंसान हजरत आदम थे। अब उनके बाद में सारी वो श्रीलंका में पैदा हुए। श्रीलंका में उनको उतारा गया। सब संतान उन्हीं की है। मेरी आस्था है ये। जनाब आली, सरवर साहब मौलाना, दूसरे मौलाना। एक करेक्शन तो अभी आपने कर ही दिया। श्रीलंका अलग देश है, भारत अलग देश है। फिर भारत में कैसे आगे? पहली गलती, ऐतिहासिक गलती जो है, भारत और श्रीलंका का विभाजन 10 वो कह रहे हैं अखंड भू भारत एक है। फिर बात लंबी हो जाएगी ना। आप तकरीर कर रहे हैं रामलीला मैदान में। 2-3 बातें समझिए। पहले टाइमिंग, तुर्की में इतनी बड़ी आपदा है कि त्राही भारत सरकार भी मदद कर रही है। जो संगठन है जिनका नाम जमीयत उलमाए हिंद है, जो कथित तौर पर पूरे मुसलमानों का अपने आप को मालिक समझती है, उसका एक उदाहरण समझिए कि न तब मालिक थी न अब मालिक है। जिन्ना जैसे लोगों से जमीयत हार गई। हारी तभी तो देश बटा, वरना जमीयत तो तब भी थी। जिन्ना की आवाज पर जो लोग वहां गए, इसका मतलब जमीयत को उन्होंने नहीं माना। आज भी जमीयत को नहीं मानने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ। जमीयत उलमा हिंद वो थी जिसने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। एक मिनट पढ़ा हुआ जनाब, मैं बोलूंगा। जनाब आली, में जहां करेक्शन होगा मैं बोल दूंगा। मैं करेक्शन करता हूँ। टू नेशन थ्योरी का विरोध वैसे ही किया था जैसे अभी सर्वधर्म सद्भाव का ड्रामा किया, जहां सारे साधु संत और सारे धर्म गुरु। मौलाना कहते हैं कि मुझे पता है, मेरे पास बैरोमीटर है, कहां थर्मामीटर में कौन चीज गलत कौन चीज सही। लेकिन बड़ा अजब इत्तेफाक है, जहां बात हो रही थी एका की, वहीं जो नाली थी दो मुंह में फट गई। पाजी तुम मुस्कुराते रहना, कैमरा यही रखना कि तुम सच्चे, तेरा कान सच्चा, तेरा लेंस सच्चा। वक्त थोड़े देर ब्रेक का। नवी मुंबई में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ऑटो चलाते वक्त आया हार्ट अटैक। हादसे में चालक की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से करीब 35,000 लोगों की हुई मौत। तुर्की में 30,000 जबकि सीरिया में 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भूकंप के बाद सीरिया पर आ सकता है एक और बड़ा संकट। डब्ल्यूएचओ का दावा, सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद उत्तरी सीरिया में संक्रामक खतरों का भी मामला सामने देखने को मिलेगा। तुर्की के
हताई प्रांत में अलग अलग जगहों से 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है। 5 साल और 10 साल की बच्चियों को सुरक्षित निकालने का वीडियो सामने आ चुका है। तुर्की में आई आपदा के बीच 35 साल में पहली बार तुर्की और आर्मेनिया के बीच की सीमा को खोला गया। आर्मेनिया से तुर्की के लिए भेजी गई सहायता को दाखिल करने की अनुमति। ताजिकिस्तान में फंसे भारत के मजदूर, झारखंड के मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लगाई भारत सरकार से गुहार। राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों पर लगा दीमक। लॉकर के मालिक ने विरोध जताने पर बैंक मैनेजर ने लौटाए रुपए। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए मंदिर के पुजारी को भेजा नोटिस। बजरंगबली के नाम से नोटिस भेजे जाने पर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने गाड़ी से बाघों को घेरा। शावकों के साथ घेरा दिखा सैलानियों पर दहाड़ने लगी बाघिन। वन विभाग ने पर्यटकों को नोटिस जारी किया। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सड़क पर चहलकदमी करते दिखा तेंदुआ। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने निगरानी का आदेश दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में लंदन ब्रिज फन फेयर मेले में हुआ झूला टूटकर नीचे गिरा, वहां हादसा हुआ। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। यूपी के आजमगढ़ में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। यूपी के मुरादाबाद में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से भड़की आग। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से ढके पहाड़। बद्रीनाथ धाम के पास 5 फीट तक बर्फ की सफेद चादर बिछी। उत्तराखंड के हरिद्वार में शादी के फेरे लेने के बाद कॉलेज परीक्षा देने पहुंची दुल्हन। सजी सवरी दुल्हन को देखकर सब हैरान हो गए। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। यूक्रेन की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस के टैंक हुए तबाह। यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क के इलाके में बिछाए थे माइंस। यूक्रेन की सेना पर रूस की फौज का हमला। गोला बारूद दागते हुए हमले का वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन पर भीषण हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब आटे, दाल, बिजली, पेट्रोल के बाद चिकन हुआ महंगा। कराची में 490 रुपए किलो मिल रहा है चिकन। यूएई पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख। कंगाल और कर्जखोर पाकिस्तान की मदद के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस बीच यूएई के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत मिल चुकी है। शौकत तरीन पर पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक भूचाल लाने की कोशिश का आरोप है। ब्रिटेन के आसमान में रहस्यमयी रोशनी नजर आई है। आसमान में उल्का पिंड की तरह दिखाई देने वाली रोशनी का वीडियो वायरल हो चुका है। अमेरिका के ग्रेट लेक रीजन में देखी गई रहस्यमयी चीज। अमेरिका के फाइटर पायलट ने रहस्यमयी चीज को मार गिराया। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान मचा रहा है कहर। कई जगह टूटे पेड़, सड़क पर गिरा बिजली का तार। चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय करियर ने दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। जेमिमा रॉड्रिक्स और रीचा घोष की बैटिंग के सामने पस्त हुआ पाकिस्तान। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज
न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं इस वक्त धमाकेदार 50। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने 14वें एरो इंडिया शो का शुभारंभ किया। शो में तेजस समेत कई जेट विमानों ने उड़ान भरी। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में मेक इन इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। एरो इंडिया शो में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा एयर शो में मित्र देशों से भागीदारी बढ़ी। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी। एयरफोर्स स्टेशन में लगाई गई प्रदर्शनी। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी करेंगे रैली। आज दोपहर 3 बजे अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। लखनऊ में पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के तहत चुनाव का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। महरौली में कब्जा कर बनाई गई दुकानों को बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। दूसरी अवैध दुकानों के मालिक को दुकान खाली करने का आदेश दिया गया। दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मकान ढहाए जाने के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। झारखंड के गिरिडीह में जमीन धंसने की वजह से मलबे में फंसा बुलडोजर ड्राइवर को किसी तरह बाहर निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनना ही लक्ष्य है, ये बनाना मकसद है। मध्य प्रदेश के मंडला में सरकारी कर्मचारी त्रिपुरा में आखिरी दौरे में पहुंचा चुनाव प्रचार अभियान। अगरतला में रैली के बाद प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, कहा एरो इंडिया केवल शो नहीं, भारत की ताकत। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन में दिए मदनी के बयान पर सियासी संग्राम। हिंदू सेना ने दर्ज कराई शिकायत, मदनी पर केंद्रीय मंत्री का भी हमला। जम्मू कश्मीर पंडित प्रवासी कर्मचारियों ने राजभवन के बाहर धरना दिया। अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ट्रक का कार को घसीटते हुए वीडियो वायरल हो चुका है। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बिहार के मुंगेर जिले में खो-खो खिलाड़ी और रेफरी आपस में भिड़े। खिलाड़ियों से मारपीट करने और मोबाइल फोन छीनने का आरोप है। महाराष्ट्र के नासिक में 4 कर्मचारियों को ट्रेन ने रौंदा। ट्रैक मरम्मत का काम कर रहे थे सभी कर्मचारी। लास्ट लगाव और उगाव रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बंदरों को पकड़कर पिंजरे में किया गया कैद। पुलिस के कहने पर बंदर पकड़ने वाले ने कम से कम 40 से 50 बंदरों को पकड़ा। मुंबई में झोपड़ियों में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घर में आग लगने से मचा हड़कंप। समय रहते दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ बड़ा हादसा। यूपी के प्रतापगढ़ में कई दुकानों में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने के बाद हुआ हादसा। घंटों की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। दिल्ली में बच्चा चोरी के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। पिछले हफ्ते अंबेडकर अस्पताल से चोरी हुआ था बच्चा। मुंबई के पास नवी मुंबई में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ऑटो चलाते वक्त आया हार्ट अटैक। हादसे में चालक की मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से करीब 35,000 लोगों की हुई मौत। तुर्की में 30,000 जबकि सीरिया में 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भूकंप के बाद सीरिया पर आ सकता है एक और बड़ा संकट। WHO का दावा, सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद उत्तरी सीरिया में संक्रामक खतरों का भी मामला सामने देखने को मिलेगा। तुर्की के हताई प्रांत में अलग अलग जगहों से 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है। 5 साल और 10 साल की बच्चियों को सुरक्षित निकालने का वीडियो सामने आ चुका है। तुर्की में आई आपदा के बीच 35 सालों में पहली बार तुर्की और आर्मेनिया के बीच की सीमा को खोला गया। आर्मेनिया से तुर्की के लिए भेजी गई सहायता को दाखिल करने की अनुमति। ताजिकिस्तान में फंसे भारत के मजदूर। झारखंड के मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लगाई भारत सरकार से गुहार।
राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों पर लगा दीमक। लॉकर के मालिक ने विरोध जताने पर बैंक मैनेजर ने लौटाए रुपए। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए मंदिर के पुजारी को भेजा नोटिस। बजरंगबली के नाम से नोटिस भेजे जाने पर सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने गाड़ी से बाघों को घेरा। शावकों के साथ घेरा दिखा सैलानियों पर दहाड़ने लगी बाघिन। वन विभाग ने पर्यटकों को नोटिस जारी किया। बिहार के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सड़क पर चहलकदमी करते दिखा तेंदुआ। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग ने निगरानी का आदेश दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में लंदन ब्रिज फन फेयर मेले में हुआ झूला टूटकर नीचे गिरा, वहां हादसा हुआ। हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। यूपी के आजमगढ़ में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग। लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। यूपी के मुरादाबाद में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से भड़की आग। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से ढके पहाड़। बद्रीनाथ धाम के पास 5 फीट तक बर्फ की सफेद चादर बिछी। उत्तराखंड के हरिद्वार में शादी के फेरे लेने के बाद कॉलेज परीक्षा देने पहुंची दुल्हन। सजी सवरी दुल्हन को देखकर सब हैरान हो गए। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। यूक्रेन की ओर से हमले का वीडियो जारी किया गया। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस के टैंक हुए तबाह। यूक्रेन की सेना ने डोनेट्स्क के इलाके में बिछाए थे माइंस। यूक्रेन की सेना पर रूस की फौज का हमला। गोला बारूद दागते हुए हमले का वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन पर भीषण हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब आटे, दाल, बिजली, पेट्रोल के बाद चिकन हुआ महंगा। कराची में 490 रुपए किलो मिल रहा है चिकन। यूएई पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख। कंगाल और कर्जखोर पाकिस्तान की मदद के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। हालांकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस बीच यूएई के दौरे पर हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत मिल चुकी है। शौकत तरीन पर पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक भूचाल लाने की कोशिश का आरोप है। ब्रिटेन के आसमान में रहस्यमयी रोशनी नजर आई है। आसमान में उल्का पिंड की तरह दिखाई देने वाली रोशनी का वीडियो वायरल हो चुका है। अमेरिका के ग्रेट लेक रीजन में देखी गई रहस्यमयी चीज। अमेरिका के फाइटर पायलट ने रहस्यमयी चीज को मार गिराया। न्यूजीलैंड में चक्रवाती तूफान मचा रहा है कहर। कई जगह टूटे पेड़, सड़क पर गिरा बिजली का तार। चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय कैरियर ने दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। जेमिमा रॉड्रिक्स और रीचा घोष की बैटिंग के सामने पस्त हुआ पाकिस्तान। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें तो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें तो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं इस वक्त धमाकेदार 50।
बेंगलुरु में पीएम मोदी ने 14वें एरो इंडिया शो का शुभारंभ किया। शो में तेजस समेत कई जेट विमानों ने उड़ान भरी। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में मेक इन इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। एरो इंडिया शो में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा एयर शो में मित्र देशों से भागीदारी बढ़ी। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने देखी प्रदर्शनी। एयरफोर्स स्टेशन में लगाई गई प्रदर्शनी। त्रिपुरा के अगरतला में पीएम मोदी करेंगे रैली। आज दोपहर 3 बजे अगरतला के विवेकानंद ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। लखनऊ में पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में नए परिसीमन के तहत चुनाव का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। महरौली में कब्जा कर बनाई गई दुकानों को बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। दूसरी अवैध दुकानों के मालिक को दुकान खाली करने का आदेश दिया गया। दिल्ली के महरौली में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मकान ढहाए जाने के खिलाफ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। झारखंड के गिरिडीह में जमीन धंसने की वजह से मलबे में फंसा बुलडोजर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। अक्षय और विकास, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम सारे लोग, आज मैंने थोड़ा लेट ब्रेक लिया इसलिए मैं थोड़ा लेट आया। मैं भी चाहता हूं 44 हुए, जल्दी जल्दी डिबेट पे आता हूं। हिस्सा में कोई ज्यादा बातचीत नहीं। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष ने बोला ये बात, महमूद मदनी साहब ने, कि कई बार अपनी बात और अच्छे से रखने के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि हम सब बराबर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, हम सब बराबर हैं। राष्ट्र वही बड़ा होता है जिसमें हम सारे लोग ये संकल्पना भी करते हैं, उसमें हकीकत में होते भी हैं और बनने की कोशिश करते हैं। हम सब बराबर हैं और ये सच है कि एक आबादी को आप पीछे छोड़ दें और सोचें कि हम तरक्की कर लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ये चाहे आप इस पे लिए जितनी जिरह करना चाहें करते रहें, संभव नहीं है। हम सब लोग साथ चलेंगे। इसके पीछे क्या हो मैं बता देता हूं। तो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना हो, बयान देना हो कि हम सब एक हैं, चाहे जमीयत उलमा हिंद का प्रयास हो रामलीला मैदान में कि हम सारे लोग एक बने, लेकिन होता क्या है कि बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसी कोई एक बात फंस जाती है कि वो जो बनाने की कोशिश है वो और बिगड़ जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब सिर्फ कहें ना, उस पर चलते नजर आए और अमली जामा पहने। और ये बात उन्होंने कही कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बताएं कि हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है। तमाम सारी बात उन्होंने कहा कि इस्लाम का जो है पहला वतन ये है हिंदुस्तान। अब सवाल इस पर दे रहे शुरू हो गई, लेकिन मैंने आपको असल बात बता दी। असल बात यही है कि राष्ट्र वही तरक्की करेगा और जो 2047 का जो नक्शा खींचता है, और हम सब खींचते हैं कि आखिर मुल्क में 2047 कैसा मुल्क होगा। अच्छा मुल्क यही होगा कि जब हम सारे लोग कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे तो हम यही कहेंगे कि हम सब लोग एक हैं और एक ही तरह रहते हैं। तभी होगा, मुमकिन ही तभी होगा। अब ये चाहे जैसे संभव हो, मुझे नहीं मालूम, चाहे जैसी बात हो। कहां से आना हुआ साहब आपका? सर रेवाड़ी से, हरियाणा से। जी बताइए।
सर ऐसा है कि ना रिलीजन सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स में से रिलीजन निकाल दो कोई मुद्दे नहीं बचेंगे। बी लाइक जैपनीज, उनके पास कोई रिलीजन नहीं, अपने कंट्री से प्यार करते हैं, कंट्री से प्यार करो सब खत्म हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मुझे मालूम है मौलाना को जाना है कहीं, लेकिन मैं एक अगर इजाजत दे दें तो मैं एक बात कह दूं छोटी सी। मेरे एक मित्र हैं, वो आज आए, फिनलैंड से आए और मेरे पास बैठे हुए थे, बात करने लगे। वो इनकी एक बड़ी खराब आदत है और वो नहीं करनी चाहिए, वो सिगरेट पीते हैं। बोले मेरी इस आदत की वजह से मैं आपको एक बात बताते हैं, मुझे इस आदत से कम से कम एक सबक सीखने को मिला। मैंने कहा क्या हुआ? बोले फिनलैंड में मैं एक जंगल में जाके सिगरेट पीने लगा और उनके साथ फिनलैंड का एक व्यक्ति भी था और वो सिगरेट पीते पीते जब पी ली तो उन्होंने हमारे यहाँ हिंदुस्तान की तो आदत है ना, ये पिया और वहीं फेंक दिया और आगे बढ़ गए दोनों लोग। वो व्यक्ति पीछे दौड़ के आया, उसने वो बट उठाई, जो टुकड़ा था उठाया और अपनी जेब में रख लिया। तो इन्होंने कहा नहीं, इनको शर्म आई, नहीं मुझे मेरे हाथ में दे दीजिए। तो बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले नहीं आप मुझे दे दीजिए हाथ में। बहरहाल वो हाथ में लिए रहे, जो मेरे मित्र हैं वो अपने ही हाथ में लिए रहे। जब आगे बढ़े तो एक नाला था, बोले अच्छा मैं इसको यहां फेंक देता हूं। बोले नहीं यहां मत फेंकिए, डस्टबिन सामने बना हुआ है, वहां फेंक देते हैं। और उसने लिया, उस फिनलैंड के उस आदमी ने फेंक दिया। आप इस घटना को आप पूछेंगे मुझे मैंने क्यों बताई और इसके क्या मायने हैं? सबक सीखने वालों के लिए बहुत मायने हैं। राष्ट्र प्रेम जो होता है, देश का जो प्रेम होता है, देश का जो निर्माण होता है, बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं क्रिटिकल होता हूं, जहां गलत हो वहां मैं बोलता हूं, लेकिन जब स्वच्छता का मायने समझाएगा इस देश को पहली बार 2014 के बाद, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह कोई बात नहीं हुई। हमारे मुल्क में माफ करिएगा बाथरूम का कॉन्सेप्ट बहुत जगह गांव में नहीं था। बेचारी महिलाओं को जिस तरह से अपमान झेलना पड़ता था, वहां से जोड़ के देख लीजिएगा। यह राष्ट्र बनता है निर्माण और ऐसे होता है। कह देने भर से भारत माता की जय, माफ करिएगा मुझे, हो सकता मुझे गलत लगे आपको, ऐसे नहीं होगा, ठीक है लगाइए, आपके उद्गार हैं बोलिए, लेकिन जब देश प्रेम की बात आए तो उस आदमी ने सिगरेट वहां नहीं फेंकी। फिनलैंड की छोटा सा मुल्क है, ये है। मौलाना जी जनाब। देखिए राष्ट्र प्रेम की आपने बात कही, मैं खुले मन से एक बात कहना चाहता हूं। 1947 में मुसलमान के पास रास्ते खुले हुए थे, हम भी पाकिस्तान जा सकते थे, नहीं गए हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। यह हमारा देश है, यह हमारे पुरखों ने कुर्बानियां देकर इसको आजाद कराया है। हम अपनी कुर्बानियों को बेकार कैसे करते पाकिस्तान जाकर? दूसरी बात, जो लोग राष्ट्रवाद का सबक लेकर खड़े हो गए, जिन्होंने 52 साल तक देश के झंडे को, देश का झंडा नहीं माना, आज वो राष्ट्रवाद का सबक सबको सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सिखा रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। राष्ट्र प्रेमी सबसे अच्छा वो है जो अपने देश को 5 वक्त की नमाज में सजदा जमीन पर करता हो। इससे बड़ा राष्ट्र क्या होगा? राष्ट्र प्रेम। मुसलमान 5 वक्त सजदा करता है, इसी जमीन पर पेशानी रखता है। आप मुझे बताइए, और इसी मिट्टी से पैदा होता है, इसी मिट्टी में दफन हो जाता है। इससे बढ़कर राष्ट्रवाद क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्र प्रेम के लिए धर्म को बीच में लाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की बात मत कीजिए। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, मैंने पहले भाग में जो कुछ तथ्य रखे थे वो जानबूझ के रखे थे। आपने इंगित किया कि महिलाएं जो है क्यों ज्यादा जो सजग हैं, क्यों जागरूक हैं। उसका कारण बताऊं आपको, वैज्ञानिक कारण यह है कि वो 9 महीने अपने गर्भ में पीड़ा सहकर जो है, जब वो संतान को इस सृष्टि में लेके आती हैं तो उनको दर्द पता है, और वो संतान तब एक जैसी होती है, चाहे वो हिंदू धर्म में पैदा हो रही हो या इस्लाम में पैदा हो रही हो या जैन में पैदा हो रही हो या सिख में पैदा हो रही हो। बाद में जो लोग अपने हितों को साधने के लिए, चाहे किसको काटना है, किस तरह का वस्त्र पहनाना है, क्या करना है, वो सब अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, बातें तो तमाम हो रही हैं। मैंने पहले भाग में कहा था कि अंगदान, अगर आप सजग हैं मानवता को लेके तो अपने उसको प्रमोट क्यों नहीं करते? आंकड़े ये हैं, तुलनात्मक अन्य धर्मों के सबसे कम अंगदान आपके यहाँ है। और दारुल उलूम देवबंद की मैं बात करूंगा, अब मैं कोट करता हूं तथ्यों के आधार पे। 2010 में फतवा जारी करते हैं आप कि अंगदान और रक्तदान आप हमारे यहाँ हराम है। तो एक तरफ आप ये शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आस्था है हमारी, जो हम राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व के अंदर जो 193 यूएनओ रिकॉग्नाइज कंट्री है, उसमें से 57 OIC मेंबर्स हैं जो कि कहते हैं वी आर दी इस्लामिक राष्ट्र।
सबसे बड़ा बिंदु कि अगर आप मानवता को आगे रखना चाहते हैं, अगर आप देश को आगे रखना चाहते हैं, तो ऐसे देश जो अपने संविधान में धर्म का जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य क्या है, समझने वाली बात है। जी, आपको दुबे जी एक चीज बताऊं, किसी भी देश की जो माइनॉरिटीज होती है ना, उनको एसेट समझिए, लाइबिलिटीज ना समझिए। हमने कब और आपको एक अपने अशार के साथ बात मुकम्मल करता हूं। चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये है भारत की खूबसूरती। आप चाहते हैं इस चमन के अंदर इस आप काउंटर ही करते रहिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस चमन की खूबसूरती ये है, एक गुलदस्ते के अंदर जब तरह तरह के रंग होते हैं, तरह तरह के फूल होती, तरह तरह की खुशबू होती, तभी वो खूबसूरत चमन नजर आता है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आप उस गुलदस्ते के अंदर सिर्फ एक ही किस्म के फूल और एक ही किस्म की खुशबू देखने चाहते हैं, वहीं से ये प्रॉब्लम है। राइट मौलाना। जब गुलदस्ते की बात आई, जब्बार साहब ने बड़े अच्छे ढंग से रखा। रामलीला मैदान का वो दृश्य देखें, जमीयत के पास सद्भावना मंच नाम का एक संगठन अलग से उन्होंने बना रखा है। वो जो जितने धर्म गुरु थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, तमाम धर्म के धर्म गुरु थे, वो कई बार इनके मंचों पर आ चुके हैं। इनके सद्भावना सम्मेलन में मैं खुद एक बार बहैसियत पत्रकार शरीक हो गया था, मुझे तो एंट्री ही नहीं है उस संगठन के गेट पर, इसे ही मुझे भगा दिया जाता। ये भी मैं बता दूं दर्शकों को, 1 मिनट, पर्सनल नहीं है, पर्सनल तो अब मैं बताता हूं हम लोगों की ये हुआ क्यों, घटना क्यों घटी, बहस क्यों 3 दिनों से हो रही है, ये असल मुद्दा आना चाहिए। भारत के वो मुसलमान जो टीवी पर इल्जाम लगाते हैं कि हमेशा टीवी पर हिंदू मुसलमान होता है, तो रामलीला मैदान में टीवी सैटेलाइट तो नहीं था, किसी चैनल का कार्यक्रम नहीं था, विशुद्ध रूप से जमीयत उलमा हिंद का 34वां या 134वां भगवान जाने राष्ट्रीय अधिवेशन था। 100 साल का संगठन है और 34वां अधिवेशन हो रहा है, ये भी आश्चर्यजनक मामला। बहरहाल अब मैं कह रहा हूं, लड़ाई पिछले कई वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। फिर वहीं चला जाऊंगा 1990 वाले में, मंडल कमंडल, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले, आरएसएस को पानी पीकर कोसने वाले, खुद आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से जाकर मिलते हैं, खुद मान इस बात की तो वो तारीफ करते हैं, जमीयत उलमा हिंद वाले तारीफ करते हैं, पानी पीकर को मुसलमानों कहते खबरदार, आरएसएस ही तुम्हारा दुश्मन है, जाइयो मत उधर, भाजपा तुम्हारा दुश्मन है, जाइयो मत उधर। अरे हम तो नहीं जा रहे, आप क्यों जा रहे हो, सवाल ये तो है। आप जा रहे हो और हमको रोक रहे हो, ये तो वही बात आ गई। पहले कांग्रेस के पिट्ठू बने हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व जमीयत का इतिहास है, कांग्रेस और जमीयत सिक्के के 2 पहलू थे, अगर इधर कांग्रेस तो उधर जमीयत। और जब कांग्रेस का जवाल हो गया, और जवाल ऐसे नहीं हुआ, जवाल के लिए मेहनतें हुई। और आपको बता दूं, अली अनवर अंसारी का नाम आपने सुना होगा, किताबें लिखी गई, जंग हुई। जब हम बराबरी की बात करने लगे ना, 100 साल में इन्होंने जंग, मसावात की जंग किताब पढ़िए, मसावात की जंग किताब पढ़िए डॉक्टर सर बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मोहन भागवत जी से मिलकर, अरशद मदनी साहब मोहन भागवत जी से मिलकर पूरी बहस को डिरेल करने के लिए, जो देश में एक बहस चली हुई थी अभी, अधिकार की, हक की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, हाशिए पर रहने वाले डिप्रेस मुसलमानों की, उस बहस को इन्होंने लगाम लगाने के लिए, काउंटर करने के लिए धर्म का सहारा लिया। क्या जरूरत थी रामलीला मैदान से इस तरह की अनाप शनाप आपको बकने की। हम एक संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं, और इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि अगर कोई भी बात पे चर्चा होती है तो हम डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर किसी चीज पे विवाद है, और ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर हो, ये सदन के अंदर भी यही होता है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं। हो सकता है हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, क्या हमारी आइडियोलॉजी के बीच कोई संवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सवाल ये खड़ा होता है कि डायलॉग से, अरे सुन लीजिए, अगर इतिहास के अंदर जो हो गया, इतिहास के अंदर अगर कुछ हुआ है तो उसको लेकर के सारी जिंदगी रहेंगे या आगे बढ़ने की नजर? मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जब आप उदाहरण दें तो लकीर बड़ी खींचें, बड़ी लकीर खींचें तो अच्छा लगेगा, सारे लोगों को अच्छा लगेगा। आप सिर्फ ये ना कहें, और आपको बार बार ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान इसलिए ज्यादा राष्ट्रवाद हैं क्योंकि हम दफन भी इसमें हो जाते हैं। अरे किसने मांगा आपसे सर्टिफिकेट? जरूरत ही नहीं आपको सर्टिफिकेट देने की, आप उतने ही बड़े हिंदुस्तानी हैं जितने बड़े हम हैं। जितने हम हैं उतने ही आप हैं, जितने आप हैं उतने ही हम हैं। तो जिस दिन आप लकीर खींचने लगते हैं और ये सिद्ध करने लगते हैं कि नहीं हम ही हैं, उसी दिन पैदा होता है जिसे कहते हैं ओए ये तो मुश्किल है, यहीं पे गड़बड़ पैदा होता है। जी
तुम्हारा हिंदू मुसलमान का ठप्पा इंसान ने लगाया है, भगवान ने तो अरे तुम्हारी उम्र क्या है? 16 साल। बताओ, 16 साल की उम्र में हमने ये दे दिया इसको। देना क्या चाहिए था? एक अच्छा सा मुल्क जिसमें तमाम सारे बिरवे, तमाम सारे पहाड़, नदी, झरने, चिड़िया, कलरव। और बात कर रही है हिंदू मुसलमान की। मुझे माँ के सारे एक ही बच्चे हैं, भारत माँ एक ही है, हिंदुस्तान एक ही है, सारे उसी के बच्चे हैं। ये सारा ठप्पा इंसानों ने लगाया है, भगवान ने तो इंसान बना के भेजा था। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, आज की डिबेट यहीं खत्म कर सकता हूँ, इत्मीनान से सो सकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका। अनामिका जैसे लोग सजग हैं, सब लोग अपने अपने घर जाइए और अनामिका जैसे लोगों के लिए ताली बजाइए कि हम सारे लोग चैन से रह सकते हैं क्योंकि अनामिका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।